थर्मोडायनामिक्स। इसमें एक टर्म आती है, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें लिखेंगे टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम two systems are said to be in two systems are said to be in thermal equilibrium are said to be in thermal equilibrium with each other if they have are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. टू सिस्टम्स का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज को ये कहा जा सकता है कि दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हम ये बोलेंगे द बोथ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक। अब इसमें दो डायग्राम्स बनाएंगे। इधर ए, इधर बी। सर हाँ जी, सर वो हीट वाले चैप्टर के वीडियोस भेज देंगे। क्या दोबारा बताओ? हीट वाले चैप्टर के वीडियोस। हाँ, मैं इससे पहले वाला जो था ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, आपकी लगभग लगभग 5 या 6 क्लासेस की वीडियो रुकी हुई है, अभी मैंने भेजी नहीं है। मैं या तो आज रात को या फिर डेफिनेटली कल सुबह पक्का भेज दूंगा। कल सुबह मतलब 7-8 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना? वो अपलोड नहीं कर पाया अभी मैं। ठीक है। ओके सर। ओके। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसको मैंने बोल दिया फिगर ए। फिगर ए इसमें लिखेंगे फिगर ए shows figure A shows two gases stored. Figure A shows two gases A and B. A and B stored in two different vessels. Stored in two different vessels separated by an
एडियाबैटिक वॉल, अंडरलाइन कर लेना, एडियाबैटिक वॉल सेपरेटेड बाय figure A shows two gases A and B stored in two different vessels separated by an adiabatic wall. Adiabatic wall जो होती है इसके आगे आप ब्रैकेट में नोट कर लेना, आगे ब्रैकेट में नोट कर लेना, an insulating wall that does not allow the flow of heat and insulating wall that does not, आगे कर रहा हूँ जब, that does not allow the flow of heat, that does not allow the flow of heat, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल वो होती है, एक ऐसी वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, इधर के टेम्परेचर को इधर नहीं पहुंचने देती और इधर के टेम्परेचर को इधर नहीं पहुंचने देती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो गैस ए का टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है, वही जैसा पहले था वैसा ही रहता है, और गैस बी का भी टेम्परेचर सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि ना तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है ना इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। रीजन उसका ये है कि दोनों गैसेस को, एक को इस वेसल में डाल दिया, एक को इस वेसल में डाल दिया, दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा दी। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा हो, गैस ये बहुत ज्यादा ठंडा हो और गैस भी बहुत ज्यादा गर्म हो, ठीक है। तो इसकी गर्मी इधर ट्रांसफर नहीं हो रही और इसकी ठंडक इधर ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब टेम्परेचर का किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, बीच में जो मैंने लगाया इसको एडियाबैटिक वॉल होती है। एडियाबैटिक वॉल मतलब जो टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं होने देती। अच्छा, फिर ये बोलेंगे कि देन एनी पॉसिबल पेयर, then any possible any possible pair of values PA comma VA will be in equilibrium with will be in equilibrium with any possible pair of values PB comma VB। PB comma VB, देखिए पीए और बीए का मतलब क्या है कि जो गैस ए है ना, गैस ए के प्रेशर को मैंने बोल दिया पीए और गैस ए के वॉल्यूम को मैंने बोल दिया वीए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर बीच में एक एडियाबैटिक वॉल लग गई है तो इसका मतलब वो ना, अगर मान लो ये बहुत गर्म है तो वो इसको ठंडा नहीं होने देगी। मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर कम नहीं होने देगी। अगर टेम्परेचर कम होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो कम होने पर क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। जब किसी भी चीज का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है यानी कि पहले वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही थी, वो कम जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज जो है वो एक्सपैंड हो रही है मान लीजिए, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पहले वो कम जगह ले रही थी, अब ज्यादा जगह ले रही है, तो उस पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कहा जब यहाँ पर किसी तरीके का एक्सचेंज ऑफ हीट है ही नहीं, क्योंकि बीच में एक इंसुलेटिंग वॉल लगा दी जिसको एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गैस ए का प्रेशर और गैस ए का वॉल्यूम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। गैस बी का प्रेशर और गैस बी की वॉल्यूम वो भी सेम रहेगी, पीबी और बीबी। तो हम कहेंगे
कि वो दोनों बराबर बराबर मेंटेन्ड हैं, जितना पहले था उतना ही है भाई, यानी कि दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों इक्वल हो, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उनका रेशो जो पहले था वही रेशो अब भी है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? बताइए, सभी को क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ईशान, कनिष्का, समक्ष बताइए। यस सर। अनुष्ठा, ऐश्वर्या, यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा एक और फिगर बनाऊंगा इसी तरीके की, वो देखिएगा। ये तो होता है एडियाबैटिक वॉल के लिए, फिर हम बनाएंगे एक डाइथर्मिक वॉल होती है, डायाथर्मिक वॉल। ऐसा ही फिगर बनाना है दोबारा से। गैस भी इधर और गैस भी इधर, दूसरे कंटेनर में, दूसरे वेसल में गैस भी। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, यहां पर नोट करिएगा ये फिगर बी है। यहाँ देखिएगा फिगर बी shows a, again वही figure B shows two gases A and B stored in two different vessels. Figure B shows two gases A and B stored in two different vessels. Figure B shows two gases A and B stored in two different vessels separated by a diathermic wall. Separated by a DIATHERMIC diathermic, separated by a diathermic wall, separated by a diathermic wall, ब्रैकेट में लिखना बेटा, a conducting wall that allows heat to flow through it. A conducting wall that allows heat to flow through it. ये क्या हो गया, डायाथर्मिक वॉल। आप ऐसा समझिए जैसे कि एडियाबैटिक का मतलब होता है इंसुलेटर और डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टर। एडियाबैटिक वॉल क्या है, एडियाबैटिक वॉल पूरी तरह से एक बैरियर लगा देती है बीच में कि इधर की हीट उधर और उधर की हीट इधर ट्रांसफर नहीं होगी। डायाथर्मिक वॉल जो है ये एक कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल आप कहोगे कि अगर ये इधर की हीट उधर और उधर की हीट इधर ट्रांसफर कर रही है तो बीच में वॉल की जरूरत ही क्या है। वॉल की जरूरत ये है कि कहीं यहाँ वाली गैस में मिक्स ना हो जाए, बस। क्योंकि गैसेस को जहां आपने ओपन एरिया दिया तो गैसेस तो मिक्स हो जाएंगी, वो तो टाइम ही नहीं लगाएंगी, है ना। तो इस वजह से गैसेस को सेपरेट रखने के लिए बीच में एक वॉल लगाई है, बट ये वॉल टेम्परेचर को नहीं रोकती, टेम्परेचर को नहीं रोकती, ये हीट को फ्लो होने देती है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, a conducting wall that allows heat to flow through it, then the pressure and volume variables of the two gases, then the pressure and volume of the two gases, pressure and volume of the two gases change to P A dash comma V A dash and P B dash
comma VB dash, change to PA dash comma VA dash and PB dash comma VB dash, such that the new states of A and B are in equilibrium with each other. Such that the new states of A and B, such that the new states of A and B are in equilibrium with each other. Equilibrium with each other. There is no more flow of heat. There is no more flow of heat. Full stop. The two systems attain equal temperature. The two systems attain equal temperature. And we say they are in equilibrium with each other. And we say they are in equilibrium with each other. आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आपने ये दोनों चीजें बताई क्यों है? देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम देखिएगा, two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. ठीक है, तो दो जो सिस्टम्स हैं उनको थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, मतलब ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तब कहा जाएगा उसको। अब आप ये देखिएगा, हमने ये कहा कि यहाँ पर figure A shows two gases A and B stored in two different vessels separated by an adiabatic wall and insulating wall that does not allow the flow of heat. Then any possible pair of values PA BA will be in equilibrium with any possible pair of values PB BB. इसमें क्या है? इसमें ये है कि एक गैस A है, एक गैस B है, तो दोनों में किसी भी तरीके का कोई हीट फ्लो हुआ ही नहीं। जब हीट फ्लो हुआ ही नहीं तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम में किसी तरीके का कोई चेंज आया ही नहीं, किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आया, तो जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर अब बना हुआ है, यानी कि सेम टेम्परेचर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर, ठीक, टू सिस्टम्स हैव द सेम टेम्परेचर, सेम में और इक्वल में अंतर है, सेम में और इक्वल में अंतर है। इक्वल को सेम कहा जा सकता है बट सेम इज नॉट इक्वल, इक्वल को सेम कहा जा सकता है बट सेम इज नॉट इक्वल। मेरी एज और तुम्हारी एज सेम है, ठीक है, वो तो चीज ठीक है, चलिए ठीक। तो सेम का मतलब क्या है कि मैं भी 12 साल का हूँ, तुम भी 12 साल के हो, सेम एज हो गई। अब हम बात करते हैं कि इक्वल तो सेम है, तो इसका मतलब इक्वल भी है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आज जो है, आज मेरी एज 12 साल है, तुम्हारी एज भी 12 साल है, कुछ टाइम बाद मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अगर हम आवर्स को काउंट में डालें, हम कहेंगे कुछ टाइम बाद भी हमारी एज सेम रहेगी, मतलब हमारे ही रिस्पेक्ट में हमारी एज सेम रहेगी। ठीक है, तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है अब इक्वल ना हो, अब मेरी एज 20 साल है, तुम्हारी एज 10 साल है, तो कुछ घंटे बाद मेरी एज भी 20 साल ही रहेगी और तुम्हारी एज भी 10 साल ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ घंटे बाद भी हमारी एज सेम रही विद रिस्पेक्ट टू अस ओनली। तो वो कहानी है यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल की। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है कि पहले जो टेम्परेचर था इसका और इसका किसी तरीके का हीट फ्लो नहीं हुआ, उसके बाद भी टेम्परेचर सेम ही रहा, टेम्परेचर रिमेन्ड द सेम। इसका मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये वाला केस समझ में आ गया एडियाबैटिक वॉल वाला? बताइए।
बताइए, क्लियर है? ऐश्वर्या, अनुष्ठा, Yes, sir. ध्रुव, ईशान, चले आगे। ठीक है, और इसके बाद में क्या समझाना चाह रहा था, अब बात करते हैं हम डायथर्मिक वॉल की। डायथर्मिक वॉल में क्या होगा कि हीट का फ्लो भी होगा। अरे तो हीट का फ्लो कभी तो रुकेगा, हीट का फ्लो कभी तो रुकेगा। तो वही चीज समझाई गई है कि figure shows two gases A and B stored in two different vessels separated by a diathermic wall. एक डायथर्मिक वॉल से दोनों को सेपरेट करा गया है, यानी कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ हीट, है ना। Then the pressure and volume of the two gases change to, अब प्रेशर और वॉल्यूम उसका, क्योंकि वो हीट का फ्लो हो रहा है तो उसका प्रेशर घट सकता है, बढ़ सकता है, वॉल्यूम कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसकी भी वॉल्यूम बी, गैस बी की भी वॉल्यूम कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब है क्या कि अगर हम ये कहते हैं कि इनकी वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है, इनके प्रेशर कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या आएगा, ये दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। गैसेस तो दोनों सेपरेटेड नहीं, अलग अलग, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब जो सेम होगा टेम्परेचर, वो सेम क्या होगा कि इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाला सेम इक्वल वाला सेम हो गया। ठीक, अब जब वो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, यानी कि रेस्ट में आ चुके हैं, कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है, तब मैं बोलूंगा कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एडियाबैटिक वॉल में ये गैस ए और गैस बी ने दोनों ने अपना ओरिजिनल टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या है कि थोड़ी देर तक फ्लो ऑफ हीट चलता रहा, उसके बाद फिर दोनों इक्वल टेम्परेचर पर आ गए। इक्वल टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड सेम टेम्परेचर। समझ गए? तो ये दो अलग अलग तरीके के थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए। थर्मल इक्विलिब्रियम जरूर कर लेना, ये दोनों एग्जांपल्स के साथ ढंग से स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में करना है। ये वाली फिगर में कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए कि ये एक कोई भी जैकेट है, ये कोई भी जैकेट है, वुडन जैकेट हो सकती है या स्टील की जैकेट हो सकती है, इसलिए बनाई जाती है जैकेट ताकि इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बचा रहे, एक्सटर्नल सराउंडिंग से आइसोलेटेड रहे। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, इसमें मैंने गैस ए फिलअप कर दी, इसमें मैंने गैस बी फिलअप कर दी, दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए एक वॉल लगा दी। ये वॉल है डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल ऐसी वॉल हो गई जैसे कि मान लीजिए आयरन की वॉल है, तो आयरन की वॉल क्या करेगी, इधर का टेम्परेचर उधर और उधर का टेम्परेचर इधर शिफ्ट कर सकती है आयरन की वॉल। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सोचिए कि सिलिकॉन की वॉल लगा दी। सिलिकॉन की वॉल क्या करेगी, इसको बिल्कुल सेपरेट कर देगी, इसको बिल्कुल सेपरेट, अब ट्रांसफर नहीं होगा जरा सा भी हीट का, बस ये चीज। ठीक है, क्लियर है? हाँ? चलिए अब थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद में नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, नोट करेंगे पहले। It states that if two systems A and B are separated, are separately in thermal equilibrium, it states that if two systems if two systems A and B are separately
are separately in thermal equilibrium with a third system C. With a third system C. With a third system C, comma, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Then A and B are also in thermal equilibrium with each other. इसका मतलब क्या है कि अगर सेपरेटली देखा जाए, इन्होंने बोला it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C. अगर दो अलग अलग सिस्टम मतलब वही है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, मान लो एक सिस्टम ये हो गया A और इसको मैंने बोल दिया सिस्टम B. They are separately in thermal equilibrium, मतलब A C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, यानी कि A और B का आपस में भी टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। देखिएगा इसके लिए डायग्राम बनाते हैं अभी। देखिए एक सिस्टम है ए और बी, एक सिस्टम ए और बी है, इनके बीच में लगी हुई है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है कि इधर से इधर किसी भी तरीके का हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टोटली इंसुलेटेड है। और ए जो है, ए के साथ में एक डायाथर्मिक वॉल लगी हुई है सी को कनेक्ट करते हुए, और इसी तरह से बी के साथ में भी एक डायाथर्मिक वॉल लगी हुई है जो कि सी को कनेक्ट कर रही है। और हमने कहा कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी इनका टेम्परेचर भी सेम है, तो इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी तो सेम हो जाएगा, ठीक है। बताइए जी, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब मेरी बात सबको समझ में आ गई Yes, sir. है ना? Yes, sir. इसमें ये है कि अगर ए और बी में तो किसी भी तरीके का कोई टेम्परेचर का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ही, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, ठीक है, लेकिन ए और सी में एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब दोनों जो है दोनों का टेम्परेचर सेम है, डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक वॉल का मतलब ये है अगर ये ज्यादा गर्म होगा या ये ज्यादा ठंडा होगा तो दोनों में हीट फ्लो कर आगे और वो सेम हो चुका है, टेम्परेचर इक्वल हो चुका है। सिमिलरली बी और सी का भी टेम्परेचर इक्वल हो चुका है, तो इसका मतलब ए और बी ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही से एक चीज ये पूछते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आता है इसी में, मतलब जीरो
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन बेटा ऐसे बनता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन zeroth law of thermodynamics, how does it explains the concept of temperature। सबसे पहले वो बोलेंगे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन zeroth law of thermodynamics, तो स्टेट तो आपने ये कर दिया और ये इसका एक्सप्लेनेशन है थ्रू दिस डायग्राम, ठीक। फिर वो कहेंगे कि हाउ डज इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर कॉमा करके लिखा हुआ है zeroth law of thermodynamics, और फिर टेम्परेचर भी मेंशन है अपने आप, जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था रिवाइज वाला, उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर करना है अब नेक्स्ट, यूजिंग zeroth law of thermodynamics। हम जानते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है, लेकिन zeroth law of thermodynamics से टेम्परेचर का कैसे हमको पता चला, वो चीज। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी करते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं चेक कर सकते बहुत कम, और आते भी है तो बहुत आसान आसान है। तो वो इतने आसान वाले को टीचर देंगे। हाँ, ये जो मैं आपका करा रहा हूँ ना, यही आएगा। और अगर बाई चांस कुछ आता है, अगर कुछ आता है तो भी मैं आपको बता दूँ। हालांकि बिल्कुल अगर आएंगे ना, अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो वो सीधा सीधा वैल्यू बेस्ड आएगा, वैल्यू बेस्ड मतलब सीधा वैल्यू डालो आंसर। न्यूमेरिकल जो है वो ट्रिकी वाले वो फर्स्ट बुक में से बनते हैं। हैं एनसीईआरटी कोएफिशिएंट मैंने की हाँ, मतलब कितना बच्चे कम थे मगर इस पर थर्मो के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नहीं बता देना वो कौन से वाला बाहर है। वो देख रहे हो तो लग रहा हो तो डरावने से। मैंने देख के कम कर दिया isothermal process, adiabatic process। इसके डेरिवेशन प्रोसेस आ गया चलिए जी, अब इसी में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम लिखेंगे zeroth law of thermodynamics implies that zeroth law of thermodynamics implies that temperature is a physical quantity which has the same value. Temperature is a physical quantity which has the same value. Temperature is a physical quantity which has the same value for all systems which are in thermal equilibrium with each other. They have the same value for all systems which are in thermal equilibrium with each other. तो zeroth law ने कहा कि zeroth law of thermodynamics में ये है कि भाई जितने भी सिस्टम्स हैं, कितने भी सिस्टम्स हैं, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक चीज ऐसी होती है जो उनके लिए सेम होती है, इक्वल होती है, और वो होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि
आपको छू रहे हैं, आप अगर उसको छू रहे हैं तो आपको बराबर लग रहा है कि दोनों की हीट जो है वो सेम है। तो अगर दोनों की हीट सेम है तो हम ये कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उस कंडीशन में, थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिस पर इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर मान लीजिए सल्फाइड गैस है। तो अगर तीनों में अलग अलग गैसेस भी भरी हुई है ना, तो एक टर्म होती है टेम्परेचर, वो हमेशा सेम रहेगी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वो तीनों के लिए इक्वल रहेगी। उसका इस पर डिपेंड नहीं करता कि नाइट्रोजन का क्या नेचर है, हाइड्रोजन का क्या है, या सल्फाइड का क्या नेचर। समझ में आ गया? तो ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब thus if A and B, उन्होंने बोला thus if A and B are separately in thermal equilibrium with C, are separately in thermal equilibrium with C, are separately in thermal equilibrium with C, comma TA is equal to TC. The temperature of A will be equal to temperature of C and TB is equal to TC. This shows that TA is equal to TB. That is A and B are also in thermal equilibrium with each other. जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आता है तो इतना प्लस इतना, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर पूछे या ना पूछे, आपको टेम्परेचर के टर्म्स में उसको बताना ही बताना। ठीक है, ये करने के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये भी टॉपिक थ्योरेटिकल है। हीट, इंटरनल एनर्जी, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, बस 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज। अब देखिएगा हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क में सबसे पहले ये देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हीट और वर्क का वैसे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, वो अभी देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ internal energy of a system is the internal energy of a system is the sum of internal energy of a system is the sum of molecular kinetic and potential energies, is the sum of molecular kinetic and molecular kinetic and potential energies, molecular kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the frame of reference
relative to which the center of mass of the system is at rest. Relative to which the center of mass of the system is at rest. Is at rest. देखिएगा इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अभी मुझे नहीं पता है कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बट इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी होगा सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं किसी भी गैस की बात करूं, सॉलिड की बात करूं या लिक्विड की बात करूं, तो उनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना। तो अब उन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। In the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest, यानी कि सिस्टम जो है वो किसी पर्टिकुलर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, कैसा भी हो, लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ मास है ना, वो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है, तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है उस टाइम पर उसकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इसका जो सम है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? बताइए, किसी भी सिस्टम का जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है तो एट दैट टाइम उसकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज का सम वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखी नहीं है ये क्या होती है, मैं अभी बताऊंगा। मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं देखी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, इतनी डेफिनेशन क्लियर है इंटरनल एनर्जी की, ये बताइए। अरे ऑनलाइन वाले हैं कि गए? यस सर। अच्छा, हर्ष तो है। यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी। उसके बाद नेक्स्ट देखना है मेरे को, इसी में मैं पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करूंगा, तो एक पॉइंट लिखाऊंगा उसी में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसमें लिखेंगे इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस if the volume of the gas increases, work is done by the gas against intermolecular attraction. Work is done by the gas against intermolecular attraction. Work is done by the gas against intermolecular attraction, and so its potential energy increases. And so its potential energy increases. Full stop. This intermolecular potential energy of a real gas this intermolecular potential energy of a real gas is a function of its volume. Is a function of its volume.
अभी देखिएगा इसमें क्या है, और ये जो अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल पोर्शन लिखवाया है इससे आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, अब इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है वो भी आप जानते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करता हूँ तो वो एक्सपैंड होता है। अगर मान लीजिए मैं गैस को गर्म कर रहा हूँ तो गैस भी एक्सपैंड हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। कभी तो गैस एकदम से फैलती है, तभी तो एकदम से डिफ्यूजन होता है गैस का। तो इसमें क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यानी कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो गैस ने एक्सपैंड होना शुरू करा। जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, जो गैसेस के पार्टिकल्स को जितना भी थोड़ा बहुत नजदीक रखती थी, उसको और कमजोर कर दिया। उसको और कमजोर कर दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। तो वॉल्यूम बढ़ रही है तो गैस जो है ना, अब गैस को आप ये समझिए, गैस भी एक जैसे कोई एक सिंगल एंटिटी है। तो जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, गैस अपने को वापस अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल शेप में रखना चाहती है। तो गैस जो है वो भी तो ताकत लगाएगी, गैस ताकत लगाएगी, वो एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैस जब ताकत लगाएगी तो जो वो ताकत लगा रही है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑलवेज लाइज विद इन, तभी तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा पोटेंशियल है या नहीं। तो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ बाय एनर्जी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि जो गैस है, गैस तो रेस्ट में ही है ना, गैस अभी मोशन में तो नहीं है। और वो जो गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, जो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, उसको वापस से खींच के रखने में जो ताकत लगानी पड़ रही है, जो एनर्जी लगानी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। फंक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो सीधा सीधा वॉल्यूम से रिलेट करती है, वॉल्यूम से रिलेट करती है। जैसे ही उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो वापस उसको वो खींच के ओरिजिनल वॉल्यूम में लाने की कोशिश करेगी, उसी को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सभी को? बताइए ध्रुव, कनिष्का, समक्ष Yes, sir. बताइए। Yes, sir. यस सर क्लियर है। चलिए जी, अब अगला देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है, as the temperature increases, the average kinetic energy of the gas molecules also increases. As the temperature increases, the average kinetic energy of the gas molecules the average kinetic energy of the average kinetic energy of the gas molecules, the average kinetic energy of the gas molecules also increases. Thus internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. Thus internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. मतलब यहाँ ये सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है
ये सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी गैस की, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। वो क्यों होगा ऐसा कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो भी इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराना शुरू होंगे। जब टकराना शुरू होंगे तो आप समझ ही रहे हैं, टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो ये हो गई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है गैस की, इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। और जो हमारी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। देखिए इनडायरेक्टली तो पोटेंशियल एनर्जी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डिपेंडेंस की बात करूं तो डायरेक्ट डिपेंडेंस में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ टाइम लगेगा उसकी वॉल्यूम बढ़ने में। जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम को वापस इंटैक्ट रखने के लिए जो मॉलिक्यूल्स जो है वो वापस जो ताकत लगाएंगे, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद एक आइडियल गैस के बारे में लिख लीजिए एक लाइन। Internal energy of an ideal gas, स्मॉल मॉलिक्यूलर वो जो फोर्स होती है वो नहीं होता ना। पोटेंशियल नहीं होती, काइनेटिक होती है। इसको लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। ये चीज ना पूछ ली जाती है इंटरनल एनर्जी में, ये भी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस की पूरी तरह से काइनेटिक क्यों होती है। Internal energy of an ideal gas is purely kinetic because ये important है, because in an ideal gas there are no intermolecular forces of attraction। और आप समझ गए होंगे, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं एक आइडियल गैस के पार्टिकल्स में, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो फिर कौन सी एनर्जी बची, सिर्फ काइनेटिक। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक होती है। तो solar gas does not possess intermolecular potential energy, so the gas does not possess intermolecular potential energy and hence internal energy is purely kinetic, उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो हीट और वर्क है, हीट और वर्क में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है।
तो दो दो पॉइंट्स लिखने हैं, हीट और वर्क में जो डिफरेंस है उसके दो पॉइंट्स लिखेंगे आप बस। देखिए, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डायरेक्टली पूछा जाता है, गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क। डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क। दो पॉइंट्स बता देंगे। पहला है, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट is a mode of heat is a mode of energy transfer. Heat is a mode of energy transfer due to temperature difference between the system and the surroundings. It is a mode of energy transfer due to temperature difference between the system and surroundings. Heat is a mode of energy transfer due to temperature difference between the system and surroundings. और इसी में फर्स्ट पॉइंट पे अब आप लिखेंगे, वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट, इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर brought about by means that do not involve temperature difference. By means that do not involve temperature difference. Work is the mode of energy transfer brought about by means that do not involve temperature difference, such as a moving piston, or weight. ठीक है, तो मूविंग पिस्टन की वजह से या वेट की वजह से जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम वर्क बोलते हैं। वर्क की डेफिनेशन हम जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। सिमिलरली जो हीट है, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और ये पता है हीट और वर्क के बीच का डिफरेंस पूछा क्यों जा रहा है? हीट की यूनिट भी जूल होती है या कैलोरी होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है या कैलोरी होती है। इस वजह से बेसिक डिफरेंस पूछा जा रहा है कि हीट जो है, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर because of temperature difference between the system and surroundings. और वर्क इज आल्सो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन इसमें कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई मैकेनिकल मोशन जरूर होना चाहिए, लाइक अ मूविंग पिस्टन और सम वेट कनेक्टेड टू अ सिस्टम। बताइए, क्लियर है ये? हर्ष, क्लियर है?
हर्ष क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ध्रुव, कनिष्का, समक्ष, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा, सेकंड लिखिएगा, when heat is supplied to a gas, its molecules move faster in all directions at random. When heat is supplied, when heat is supplied to a gas, its molecules move faster in all directions. When heat is supplied to a gas, its molecules move faster in all directions at random. Its molecules move faster in all directions at random. Full stop. So, heat is a mode of energy transfer. So, heat is a mode of energy transfer that produces random motion. That produces random motion. That produces random motion. ठीक है, ये तो हीट के बारे में हो गया, मतलब हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन। ठीक, ये तो हीट के बारे में हो गया। वर्क के बारे में देखते हैं। इधर करेंगे, अब देखिएगा, when a piston compresses a gas to do work on it, when, ये वर्क के लिए लिख रहा हूं मैं, when a piston compresses a gas, when a piston compresses a gas to do work on it, comma, it forces the molecules to move in the direction of piston's motion. It forces the molecules to move in the direction of piston's motion. To move in the direction of piston's motion. Thus, work may be regarded as the mode of energy transfer. Thus, work may be regarded as the mode of energy transfer that produces organized motion. That produces organized motion. आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन।
क्योंकि जैसे ही हम हीट बढ़ाते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें साइड से लिखा है बहुत छोटा छोटा, तो हीट जब हम किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो तेजी से रैंडमली इधर उधर कहीं भी मूव करने लगते हैं, तो हम बोलते हैं हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन। फिर हम बात करते हैं वर्क की। व्हेन अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस टू डू वर्क ऑन इट, हम जानते हैं कि जब पिस्टन किसी गैस को कंप्रेस करता है तो वो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो इधर उधर नहीं मूव कर सकते। फिर वो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में पिस्टन मूव कर रहा है। इट मींस दैट वर्क में बी रिगार्डेड एज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनाइज्ड मोशन, यानी कि उस मोशन की डायरेक्शन होती है, वो रैंडम मोशन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा। और इसके बाद में एक चीज और लिखेंगे, साइन कन्वेंशंस ऑफ, इसी का एक छोटा सा टॉपिक है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इनका साइन कन्वेंशन क्या है? बड़ा आसान है, लिखिएगा। फर्स्ट लिखेंगे, हीट की बात करते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम is positive and heat given out by a system is negative. अब इसमें आप देखिएगा, जैसे हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम है, हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और हीट गिवन आउट बाय अ सिस्टम इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ये अगर आप याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो था, हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया था? हम कह रहे थे विद टाइम इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हीट, वो सिस्टम जो है वो अपनी हीट को छोड़ रहा है, हीट को छोड़ रहा है, तभी तो वो ठंडा होता जा रहा है, ठीक है ना? तो जब भी हीट गिव आउट करेगा कोई भी सिस्टम, तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव है, और जब भी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है। Heat absorbed is positive heat and heat given out is negative heat. अब सेकंड पॉइंट लिखें, यही साइन कन्वेंशन में सेकंड पॉइंट है, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क, ये वर्क के लिए हो गया, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन on a system is negative. Work done by a system is positive and work done on a system is negative. तीसरा, इंटरनल एनर्जी। देखिए थर्ड है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है उसमें लिखेंगे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी
of a system is नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी साइन कन्वेंशन हो गई। इसी के साथ जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम में एडियाबैटिक प्रोसेस, डायाथर्मिक प्रोसेस, उसके अलावा ये तो खैर अभी इनकी वॉल्स की बात करी थी हमने। उसके अलावा जो है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये सारा कंप्लीट हो गया। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, सभी को इतना क्लियर है?